नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति है हमारे समाज की, आप बैंक जाइए वहाँ भ्रष्टाचार, सरकारी ऑफिस जाइए वहाँ भ्रष्टाचार, म्यूनसिपैलिटी जाइए वहाँ भ्रष्टाचार, बिना टेबल के नीचे किए हुए काम का आपका काम के फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको काम अपने द्वारा किए गए काम का फल प्राप्त करना है सरकार के माध्यम से, तो आपको अपने पेपर के ऊपर वजन रखना पड़ेगा। ये वजन रखना कितना वजनदायक है वो ये पाठ आपको बताएगा। ये भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक कालजयी रचना है और ये आज के समाज पर बिल्कुल ही मेल खाती है। हरिशंकर परसाई जी नहीं रहे, लेकिन इनकी रचना, इनके द्वारा लिखी गई हर एक रचना हमेशा रहेगी। कवि मर सकता है, उनकी रचना नहीं मर सकती। भोलाराम का जीव, जहां पर उन्होंने हमारे इस शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था के ऊपर करारा व्यंग किया है। व्यंग का अर्थ मतलब क्या है? व्यंग का मतलब कटाक्ष, जो कटाक्ष हमारे ऊपर सरकार करती है। आप लोग SBI बैंक गए होंगे, आपको ये काम करवाना है, आप उस वाले डेस्क पर जाइए, फिर उस वाले डेस्क पे जाइए, ऐसे डेस्क घूमते रहिए, लेकिन जब तक आप मतलब की चीज नहीं निकालेंगे तब तक आपका मतलब नहीं बनेगा। आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, लगेगा कि ये आपके जीवन की कहानी है, हम सबके जीवन की कहानी है, हम सभी ने इसको भोगा है। कैसे? देखिए, भोलाराम एक गरीब आदमी, और जो यहां पर पाठ में जीव है, जीव कहने का अर्थ आत्मा। हम लोग तो जिंदा रहते हुए सरकारी ऑफिस के चक्कर काटते हैं। यह इंसान इतना पीड़ित है कि इसके मरने के बाद इसकी आत्मा चक्कर काट रही है। यही है व्यंग। आपको पढ़ते हुए हंसी आएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि किस हिसाब से, किस चालाकी से हरिशंकर परसाई ने हमारे समाज के प्रशासन व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। इसलिए इसको बोलते हैं व्यंग्य रचना। हरिशंकर परसाई ये कालजयी रचना है और प्रासंगिक है। हम रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन ये रचना हमेशा रहने वाली है। भोलाराम का जीव व्यंग्य रचना आपको बताया था। देखिए, इसमें आपको होता कि ये हमारे लेखक महोदय हैं, इनकी विशेषता ही रही है कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी के सभी व्यंग्य प्रधान ही रही है, और ये पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट हैं। आपको इस कहानी में पढ़ने को क्या मिलेगा? एक व्यक्ति है जो मर गया, शायद 5 दिन पहले मर गया, ठीक है, लेकिन अब आपको पता है सनातन धर्म के हिसाब से जब मरता है कोई, तो उसकी आत्मा का अलॉटमेंट किया जाता है कि वो इंसान अपने कर्म के आधार पर स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा। उसके जीव, उसके आत्मा की कोर्ट के हिसाब से प्रस्तुति होती है कि बताओ तुमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, उस हिसाब से तुमको स्वर्ग दिया जाएगा कि नर्क दिया जाएगा। लेकिन ये बहस तो तब आगे बढ़ेगी ना जब भोलाराम का जीव वहां मौजूद रहेगा। है ही नहीं। जो दूत उसको लेने गया था, उसको लेके यमलोक पहुंचेगा, वहां पर उसके अच्छे कर्म बुरे कर्म का फैसला होगा, वो तो पहुंचा ही नहीं। तो गया कहां? वो कहां गया वो आपको बताएंगे कि वो पहुंचा कहां, और उसको खोजने वाले कौन कौन लोग हैं, किसने उसकी तलाश की, और अंततः वो मिला कहां। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, कहानी की शुरुआत में यमलोक का सीन है। यमलोक, यहां पर धर्मराज बैठे हुए हैं, चित्रगुप्त उनके सहायक, पर्सनल असिस्टेंट, वो बैठे हुए हैं। वो अब ये देख रहे हैं कि भोलाराम नामक एक सेवानिवृत्त, मतलब उनका रिटायरमेंट हो चुका है, मृत्यु हो गई 5 दिन पहले, पर उसका जीव, उसकी आत्मा यमलोक में अभी तक पहुंची ही नहीं है। पहुंची नहीं है तो कहां गया? चकमा देकर रास्ते में गायब हो गया। ठीक है, गायब हो गया तो कहां पहुंचा? यह नारद जी हैं जो उनको खोजने गए हैं। दरअसल हुआ यूं कहानी में कि जब चित्रगुप्त बहुत परेशान हो गए, वो फाइल पे फाइल, रजिस्टर पे रजिस्टर खोले जा रहे हैं, पता नहीं कहां गया। इतने में दूत भागते हुए आया, बता रहा है कि भोलाराम का जीव मुझे चकमा देकर भाग गया। तो उसी समय नारद जी यमलोक पहुंचे। वो बोल रहे हैं, वो देखे धर्मराज चिंता में बैठे हुए हैं, चित्रगुप्त भी खोज रहे हैं कि कहां है। तब नारद जी ने कहा, हो सकता है कि आप लोग बहुत पहले से परेशान थे, हमारे यमलोक में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत घटिया है, तो उसी के समस्या में आप लोग बैठे हैं क्या? तो चित्रगुप्त और धर्मराज बोलते नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर व्यंग्य है, यहाँ पर ये कटाक्ष है। जिन लोगों ने घूस लेकर, जिन लोगों ने पंचवर्षीय योजना से पैसा मारकर लोगों का हित नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, उनके मृत्यु के पश्चात उनसे काम लिया गया है, उनके मृत्यु के बाद यमलोक में। तो यमलोक में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, यहाँ पर रूम की भी कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही भ्रष्ट लोग जो भ्रष्टाचार किए थे पृथ्वी लोक पर, यमलोक में आकर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए। तो फिर नारद जी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? किस बात को लेकर चिंतित हैं? तो फिर उनको मैटर समझाया गया कि एक भोलाराम है जो रिटायर हो गया, 5 दिन पहले मर गया, अभी तक पहुंचा नहीं है, पता नहीं कहां। ये दूत यहाँ खड़ा है, ये लेने गया था, बोल रहा है कि बताओ, ये काम करते करते बूढ़ा हो गया दूत, और इसको एक आत्मा, एक तुच्छ आत्मा ने जो है चकमा देकर भाग गया। तो नारद जी बोलते, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा उनको देखने, उनको खोजने, पता लगाने कि वो है कहां। तो देखिए, भोलाराम जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर के किसी एक छोटे से इलाके में रहे थे। तो नारद जी जाते हैं, वहां पता करते हैं, उनके घर जाते हैं। उनका घर बहुत ही दयनीय अवस्था में एक किसी नाले के बगल में है। घर में बहुत अच्छे तरीके से गरीबी जो है फल फूल रही है। उस गरीबी जो है अमीर बनकर बैठा हुआ है। तो उनकी पत्नी से पूछा गया कि आपके पति कहाँ गए? तो उसकी पत्नी बोली कि पति के मरे हुए तो 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या हुआ। आप कौन है? आप क्यों पता लगाने हैं? तो बोले, नहीं, मैं तो बस एक साधारण सा साधु हूँ, बस जानने आया हूँ कि भोलाराम गया कहाँ। तो देखिए फिर होता क्या है। तो फिर बात में समझ में आता है कि भोलाराम एक सरकारी नौकर था। उसको जो है 50-60 रुपये पेंशन मिला करती थी, लेकिन मृत्यु के बाद, मृत्यु से कई दिन पहले से उसकी जो है पेंशन अटकी हुई है। आप लोगों को पता होगा, हर जगह इंसान नहीं मौजूद है, लेकिन उसका वोट पर जाता है, होता है हमारे साथ। और जो इंसान जीवित है उससे पूछा जाता है कि आप प्रमाण पत्र दिखाओ कि आप जीवित हो कि नहीं जीवित हो। वैसे ही
भोलाराम जीवित था, उसकी पेंशन अटकी हुई थी, उसी गरीबी में वो मर गया। भोलाराम गया कहाँ? पत्नी से बात करके पता चला कि उसकी पेंशन अटकी हुई थी। अगर आप मेरा अच्छा करने आए हैं साधु जी, नारद जी भेष बदल कर गए होंगे ऑफकोर्स, तो आप एक अच्छा काम करो, पति महोदय तो है नहीं, आप जाकर पेंशन ऑफिस में जो है ना दरखास्त लगाओ जिससे मेरी जो है पेंशन मिल जाए, तो कम से कम घर का लालन पोषण चले। ठीक है, भोलाराम एक ईमानदार कर्मचारी था, उसकी पेंशन अटकी रही, परिवार जो है एकदम पीड़ा में पल रहा था, जैसे कि आपको बताया। तो अब क्या करते हैं हमारे नारद जी? हमारे नारद जी पहुंचते हैं पेंशन ऑफिस। पेंशन ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पूरा डिट्टो एसबीआई वाला माहौल, आपको लगेगा नहीं कि पेंशन ऑफिस है, ये एसबीआई का बैंक है। उनसे पूछा जाता है, वो बोलते हैं कि मुझको जो है भोलाराम का जीव का फाइल, भोलाराम जो उसकी जो पेंशन अटकी हुई थी उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो सभी लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपको इसकी जानकारी इस काउंटर पे नहीं उस काउंटर पे मिलेगी। उस काउंटर पे जाते बोलते उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर से नहीं इस काउंटर पे आओ। बताओ हरिशंकर प्रसाद जी को कैसे पता था कि वर्तमान समय में बैंकों की अवस्था ऐसे होने वाली है? उन्होंने ये प्रशासन सरकारी ऑफिस की अवस्था को दिखा दिया। इसीलिए ये कालजयी रचना है, इसीलिए प्रासंगिक है। और इसको उन्होंने बताया कैसे? बहुत ही नरम ढंग से, बहुत ही मुलायम ढंग से। पढ़ते पढ़ते बच्चे को हंसी आएगी, लेकिन बच्चा बहुत ही गंभीर समस्या को जान रहा है, हमारे देश की समस्या को समझ रहा है। तो ये जो है दफ्तर, उसी दफ्तर में जो है इस देश उस देश घूमते रहे, सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि बाबूजी वजन रखो तो काम चलेगा, वजन रखो। अब साधु महाराज क्या वजन समझे? समझ वहां पे एक वाक्य आता है जहां पे लिखा हुआ है कि भाई पेपर वेट तो रखा है, वजन रखना है तो रख लो। हो सकता है कि अगर फाइल उड़ गई हो या पेपर उड़ रहा है तो पेपर वेट रखो, लेकिन तो समझ नहीं पा रहे। ये तो हमारे प्रशासन की कोड व्यवस्था है ना, वजन रखो। आप लोग से समझते होंगे वजन कौन सा रखने की बात हो रही है। तो काम बना नहीं। उनको एक चपरासी ने बोला कि यहाँ काम नहीं बनने वाला, आप मुझको बोलिए, मैं करवाता हूँ। हमेशा यही होगा, आप देखिएगा, अगर आप भी ट्राई करिएगा, अगर आपके किसी ऑफिस में काम ना बने ना, तो वहाँ के सबसे निम्न वर्ग को जाकर पूछिएगा, जो चपरासी है, प्यून है, उसको ठीक पता है। कर्मचारियों को नहीं पता जो पढ़े लिखे हैं, जो बैठे हैं, लेकिन उसको ठीक पता है कि काम करवाया कैसे जाएगा। तो एक चपरासी ने जो है इनकी मदद की और उनको बोला कि आप चलिए, बड़े बाबू से आपकी भेंट करवाता हूं और वहां पर काम बन जाएगा। तो ये हम लोग आ गए हैं कहानी के एकदम अंत में। कहानी के अंत में ये होता है कि नारद जी जो है उसकी फाइल जो है खोलते हैं। और अच्छा, ये वाली जो बात है इसको बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। पाठ में कुछ ऐसा है कि जब वो इस बड़े साहब के कैबिन में पहुंच जाते हैं, अब साधु जी, नारद जी भेष बदले हैं, लेकिन उनका जो सितार है वो तो वो रखेंगे। देखिए, यहाँ पर आया घुसखोरी, यहाँ पर आया रिश्वतखोरी। वो बड़े भाई, वो जो बड़े साहब है, वो बोलते हैं कि आपकी जो वीणा है ना बड़ी अच्छी लग रही है, मेरी बेटी जो है वो संगीत सीखती है, अगर इसी का वजन आप रख देंगे तो शायद काम बन जाएगा। फिर चपरासी ने उनको समझाया कि वजन रखने का मतलब ये जो है आप दे दो तो काम संग संग बन जाएगा। अब इसीलिए लिखा है कि अचंभे की बात यही है कि हमारे नारद जी जो अचंभे में पड़ के, बताओ पृथ्वी लोक का ये शासन है, कुछ देना होगा तभी जाके काम बनेगा। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दिया। उनकी फाइल खुली, उनकी फाइल खुलने के बाद वो फिर से जो है आपको बार बार जो है बड़े जो साहब है वो पूछ रहे, बताओ तो क्या नाम था जिसकी फाइल आप खुलवा रहे, उसका नाम क्या था? तो नारद जी को लगा शायद ऊंचा सुनता है, उन्होंने जोर से बोला, अरे भोलाराम नाम था, भोलाराम। जैसे ही जोर से बोला भोलाराम, देखो मैंने बताया था कि भोलाराम गया कहां? भोलाराम का जीव, भोलाराम की आत्मा जो चकमा दी थी यमदूत को, वो पहुंच गई है ठीक इस पेंशन ऑफिस में अपने फाइल के पास। जब नारद जी ने जोर से बोला कि भोलाराम नाम था साहब उसका, तो भोलाराम को लगा कि जरूर कोई पोस्टमैन आया, हाँ हुजूर यहां हूं। और वही मिलती है भोलाराम की आत्मा। वहां से जो है अब उसके पेंशन मिली, उसकी पेंशन नहीं मिली, बात इस पर गौर नहीं करना है। गौर इस पर करना है कि यही हमारे भारत की समस्या है और इसी हिसाब से जो है हमारे भारत में काम होता है। भोलाराम का जीव इसी चीज के ऊपर में था, बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही व्यंग के हिसाब से कटाक्ष करते हुए। आप जब पाठ पढ़िएगा आपको हंसी भी आएगी, किस हिसाब से यमलोक का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गया, घूस वाले लोग आ गए, भोलाराम कहाँ गया, उसकी पत्नी जो है बैठी है पेंशन में, कब आएगा पेंशन, भोलाराम खुद ही अटका हुआ है। भोलाराम पहुंचा भी कहाँ, मिला भी कहाँ? देखिए लिखा है भोलाराम का जीव उसी फाइल में फंसा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो मर तो गया, लेकिन परिवार की चिंता तो रहती है ना। इस हिसाब से जो है हरिशंकर प्रसाद जी ने हमारे भारतीय शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को एकदम हंसी का पात्र बनाते हुए समझाया है। इस हिसाब से हमारे भारत में कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए विषय के ऊपर, किसी नए ढंग से।